अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? नजर नहीं आ रहा मुझे कोई भी। अच्छा जनाब, जोहेब साहब आ गए। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। चलें फिर शुरू करें। कहाँ तक रोका था, किस जगह पे? अरे यार एक मिनट, मार्कर नहीं बोला इनको। वासिक, यार उसको मार्कर का बोल दो। वो पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कैसा है? एक मार्कर है, चल रहा है ये? अच्छा, भराई है। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया आप लोगों ने? चलिए जल्दी से बताइए और बताएं कि अब आप लोगों को प्रैक्टिस की आपने उस चीज की, तो फिर मैं आगे शुरू करूं। क्वेश्चन नंबर 6, जो 4 पॉइंट थे वो चारों पॉइंट अटेम्प्ट हुए। कौन कौन आ गया, कितने लोग आ गए हैं? अर्जुमन ने कर लिया है जनाब। और बॉयज? डन। मुस्कान ने भी कर लिया। ओके, ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आई चीजें या नहीं आई? ओवर रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग जिस तरह से लफ्ज था, अगर पढ़ा है, देखिए ऐसा करते हैं कि मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 मैंने कल आधा करा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर E1 कंपनी पीरियड एंडेड है November 30। कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक बैंक लेजर 75,350, बैंक पासबुक 51,280। अब मैं इसको तेजी के साथ कर रहा हूं, लास्ट वाले 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अरे मजीद छोटा कहां लिख रहा हूं सोहेब, थोड़ा सा ऊपर कर दूं? यार अब तो बड़ा अच्छा कैमरा आ गया यार, सारा नजर आ रहा है। पिक्चर शेयर कर लूंगा। ठीक है, अभी शेयर करता हूं। पहला, बैंक क्रेडिट मार्कअप क्या होगा? ये लो, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बैंक क्रेडिटेड मार्कअप। अगर इतनी बड़ी लाइन ना लिखे, ये बैंक क्रेडिटेड, इसकी जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं? मार्कअप। या मार्कअप की जगह क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट। और प्लस कर देंगे। इतनी बड़ी लाइन ना लिखें आप, सिर्फ ये लिख सकते हैं। कितना? 600 रुपीज। कैश में 600 ऐड हो जाएगा। बैंक डेबिटेड सर्विस चार्जेस। बैंक चार्जेस या बैंक सर्विस चार्जेस एक ही बात है, 300 रुपए कैश बुक से लेस हो जाएंगे। चेक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक NSF और चार्जेस हैं, ये भी बिल्कुल कल वाले के जैसे हैं। डिसऑनर्ड चेक
8,000 और डिसऑनर्ड चेक चार्जेस 400 रुपए। फिर बैंक पेड इंटरेस्ट बेयरिंग नोट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग, लिख लें तो लिख लें, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, लेकिन पेमेंट ऑफ नोट्स पेबल, और ये है 3,600, बड़ा लिख दूं 600। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नजर आ रहा है अब सही? अच्छा, कैश बुक का बैलेंस 75,320 है। थैंक यू, ये लो करेक्शन कर दी। और उसका तो बैंक का तो सही लिखा है ना, ठीक है। बैंक कलेक्टेड क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कलेक्शन ऑफ नोट्स रिसीवेबल, कितने से? 3,000 से। फिर आउटस्टैंडिंग चेक, कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक 6,000 बैंक स्टेटमेंट से लेस। उसके बाद अनक्लियर्ड चेक प्लस हो जाएगा, ठीक है। अनक्लियर्ड चेक 8,760। अनपेड चेक या अनप्रेजेंटेड चेक माइनस 2,000 बैंक स्टेटमेंट से। और चेक वाज लेट डिपॉजिट प्लस हो जाएगा लेट डिपॉजिट 5,000। अब यहां तक कर लिया है। लास्ट अब 4 पॉइंट थे, ये तुम लोगों को दिए थे करने को लास्ट टाइम, देख लो जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है। इसी 4 पॉइंट को यहां से जरा समझो किस तरह से करना है। सबसे पहले 10th पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अच्छी तरह से जो लोग हैं, जितने भी हैं, सब लोग मुझे अभी बता देना, ताकि मैं दूसरी दफा इसको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं समझा के इस चीज को खत्म करूं, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या कहा था, ये पहचानना होता है कि ये बैंक की है या कैश बुक की गलती है। ये मेरे ख्याल में आसान होता है, ये हर कोई जरा सा भी अच्छे से पढ़ता है, समझ भी लेता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपको 2 बातें पता करेंगी। एक, क्या ये चेक डिपॉजिट की है सिचुएशन, या ये चेक विड्रॉल की है। डिपॉजिट होगा तो उसकी सिचुएशन में अलग आइडिया लेस होगा, और विड्रॉल होगा, पेमेंट होगी, तो उसका अलग होगा। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, आ कस्टमर चेक डिपॉजिट 4,600 रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय कंपनी 6,400। याद रहे 10th पॉइंट में क्या हुआ, किसकी सिचुएशन है? डिपॉजिट की। गलती किसकी है? कंपनी की। नजर आ रहा है ये जगह, ठीक है। डिपॉजिट सिचुएशन है, कंपनी की गलती है। 2 अमाउंट है, कौन सी अमाउंट? चेक कितने अमाउंट का है? 4,600, सही। और कितना रिकॉर्ड हो गया? 6,400। ये कौन सी अमाउंट है? गलत अमाउंट है। यानी अमाउंट सही कौन सी है? 4,600 जो डिपॉजिट हुआ, लेकिन कंपनी ने रिकॉर्ड क्या कर लिया? 6,400। बोलिए, ज्यादा रिकॉर्ड किया या कम रिकॉर्ड किया? मोर रिकॉर्ड किया या लेस रिकॉर्ड किया? ज्यादा रिकॉर्ड किया, ठीक है, मोर रिकॉर्ड किया। अब अगर मैं इसको समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि मेरे बगैर अगर तुम लोगों में से फंसो तो इसको हमने कहते हैं इंक्रीज जी रिकॉर्ड। देखो इसको जाओ, उस पेज पे जाओ, पेज नंबर जो हमारा था 7, उस पेज पे जाओ
और इसको हम कहते हैं ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग। तो इसको हम कहेंगे, ये सिचुएशन है किस चीज की, ये सिचुएशन बन गई रिकॉर्डिंग ओवर। किसकी ओवर रिकॉर्डिंग? डिपॉजिट की, कि डिपॉजिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। बोलो सेंस बनता है? ओवर रिकॉर्डिंग हो गई डिपॉजिट की, क्योंकि 4600 की जगह 6400 रिकॉर्ड हुआ। अब तुम पेज नंबर 7 पे देखो, पेज नंबर 7 पे पहला वाला सेक्शन एडिशन इन कैश बुक बैलेंस में क्या लिखा हुआ था कि हमने ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ 6 अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ चेक या कैश डिपॉजिट। अगर अंडर रिकॉर्डिंग होगा तो वो ऐड होगा, लेकिन इसी के नीचे वाले हेडिंग में जाओ, सब्सट्रैक्शन में जाओ और पढ़ो 5th पॉइंट, तो लिखा हुआ है ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ चेक या कैश डिपॉजिट हमेशा क्या होगा? लेस होगा। यानी ओवर रिकॉर्डिंग अगर हो जाए डिपॉजिट की तो उसको हमेशा क्या करेंगे? लेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कौन सी अमाउंट थी? लेसर अमाउंट थी। और रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट हो गई? रिकॉर्ड हो गई हायर अमाउंट। तो अगर लेसर अमाउंट डिपॉजिट हुई हो और रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट हो गई हो? हायर, तो हमेशा क्या किया जाएगा? लेस। कहां से पिक करेंगे? ये सेकंड वाले सेक्शन में 5वां पॉइंट देखिए, ये आपको बता रहा है इस पॉइंट से रिलेटेड बात। तो 10th पॉइंट जहां पर डिपॉजिट हो कम और रिकॉर्ड हो जाए ज्यादा, तो हमेशा वो क्या होगा? लेस होगा। और चूंकि गलती किसकी है? कंपनी की है, तो हम यहां से लेस करेंगे। और देखिए क्या लिखेंगे? ओवर रिकॉर्डिंग। किसकी ओवर रिकॉर्डिंग? डिपॉजिट की। कितने से? तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना बन रहा है बताइए जरा? 4600 और 6400 का डिफरेंस कितना बनता है? 1800। गुड, 1800 रुपए हम यहां से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ, मुझे जवाब दो, सारे जितने भी बाकी लोग हैं सबको समझ में आ गया है? ऑल ऑफ यू जो भी आज क्लास में प्रेजेंट हो, कितने लोग हैं मेरे सामने? आ नहीं रहे कि आज कितने लोग आए हुए हैं? कोई ऐसा जिसको दोबारा इस पॉइंट को समझना है? हाँ, मुझे सबसे जवाब चाहिए। जवेरिया ने दे दिया, ठीक है, पहली दफा कूदी है। अर्जमन, ये आप लोग का बेटा पता है। मुस्कान, उमैमा, ठीक है। जोहेब हो गया, शायान, लड़कियों में भी और 2-4 हैं भाई, परीक्षा वगैरह आप लोग नहीं आज है, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी का 11 पॉइंट कहूं तो 11 पॉइंट क्या है? देखिए, अब चेक करके तो बताइएगा। 11 पॉइंट है फिर कैश डिपॉजिट का। अब फर्क नहीं पड़ता चाहे चेक डिपॉजिट हो या कैश डिपॉजिट हो। अब है ये फिर डिपॉजिट इनटू बैंक 8000, यानी अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई? 8000, बट रॉन्गली इंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट। कितनी? सिर्फ 800। यानी याद रहे, अब कंपनी की गलती नहीं है, किसकी गलती है? बैंक स्टेटमेंट की। सही अमाउंट है 8000, गलत अमाउंट है कौन सी? 800। तो बताइए, हायर अमाउंट डिपॉजिट हुई है और लेसर अमाउंट रिकॉर्ड हुई है हायर, तो क्या होना चाहिए? तो अगर एक भी अगर आपने याद कर लिया कि लेसर था और हायर डिपॉजिट हुआ तो वो लेस हो रहा था, तो लाजमी सी बात है ये डिपॉजिट की कौन सी है? अंडर रिकॉर्डिंग है। अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट है, तो अंडर रिकॉर्डिंग हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। एग्रीड? अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट हमेशा ऐड किया जाएगा। कहां? जहां की मिस्टेक हो। तो इस वक्त मिस्टेक कैश बुक की तो नहीं है, किसकी है? बैंक की है। तो आप लिखिएगा प्लस अंडर रिकॉर्डिंग डिपॉजिट। कब कितना फर्क बन रहा है इनका? 7200। 7200 आप बैंक स्टेटमेंट में प्लस कर दिएगा। सही लिखा है मैंने? 7200। यस, ठीक है। अब हम 13 पॉइंट देखते हैं। अब याद रहे ये दोनों केस किससे रिलेटेड थे? ये भी और ये भी डिपॉजिट से रिलेटेड था, लेकिन अब बात डिपॉजिट की नहीं है। चल रहे हैं मार्कर? सही है। अब बात किसकी है?
अब बात हो रही है चेक इशू की। चेक इशू का मतलब है विड्रॉल हो रहे हैं, पैसे निकाले जा रहे हैं। तो चेक इशूड यानी अब इशूड या विड्रॉल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इशूड या विड्रॉल। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो जिससे हम, अब कभी क्रेडिटर कहेगा, कभी अकाउंट पेबल कहेगा, कभी कुछ भी कहेगा, पेमेंट हो रही है। क्रेडिटर कौन? जिसने उधार दिया था, जिसका अकाउंट पेबल था, हमने उसको पेमेंट कितने की? हमने उसे पेमेंट की 4000 की। इशूड अ चेक इशू टू क्रेडिटर 4000 was erroneously recorded by बैंक। तो गलती किसकी हो गई? बैंक स्टेटमेंट की। कितना उसने रिकॉर्ड कर लिया? उसने रिकॉर्ड कर लिया 4400। तो 4000 की पेमेंट सही अमाउंट, गलत रिकॉर्डिंग 4400। तो बताइए रिकॉर्डिंग ओवर हुई या अंडर हुई? हाँ शाबाश, रिकॉर्डिंग क्या हो गई? ओवर हो गई, ठीक है। यानी रिकॉर्डिंग ओवर है। अब यही वाला पॉइंट सबसे ज्यादा है, मुश्किल समझने में आता है लोगों को। अब बताएं इस ओवर को सही करने के लिए क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, लेस किया जाएगा? याद रखिए अमाउंट का तो हमेशा डिफरेंस लेंगे, लेकिन इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेस होगा या ऐड होगा ओवर रिकॉर्डिंग का? उमैमा का जवाब लेस। हमारा भी कह रही है लेस, अहमद साहब भी कह रहे हैं लेस। अच्छा, यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि 4400 का डिफरेंस जो 400 बनता है, आप ये कह रहे हैं कि 400 रुपए लेस कर दूं बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि गलती बैंक स्टेटमेंट की है। यही कहना चाह रहे हैं ना? कोई इसके अलावा कहना चाहता है? मारकर गिर गया यार। अर्जुमन ने कहा ऐड, बाकी सारे कह रहे हैं लेस 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 लेस। अब तवज्जो से सुनना, जो तवक्को थी आप सब तवक्को पे पूरे उतरे हैं, ठीक है। जो लोग लेस कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ओके। लेस नहीं होगा, ये अमाउंट 400 रुपए बैंक में ऐड होगा, ठीक है। रुबाब आपने मेरे बात का पहले कह दी, बोलता वाह क्या बात है। तो याद रखो हमेशा, अब समझना है इस चीज को। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ये हमेशा यही वाला पॉइंट होता है जिसपे सबसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 दफा समझाना पड़ता है। गौर से सुनना, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं उसको मैं 3 दफा समझाता हूं। पहले एक सादा अंदाज में समझो, बिल्कुल नॉर्मल वे में सोचो। तुम्हारे जेब में कुछ पैसे थे, ठीक। लेट सपोज तुम्हारे पास पैसे मौजूद थे जितने, अगर उस पैसों में से तुमने जितनी अमाउंट माइनस करनी थी, तुम अगर उससे ज्यादा अमाउंट माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग बैलेंस कम रह जाएगा। और उस कमी को दूर करने के लिए जितना माइनस ज्यादा किया है उतनी अमाउंट वापस प्लस करनी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास जितने पैसे थे और मैंने जितने दिए थे, तो मुझे बैलेंस रिमेनिंग मालूम करने के लिए जितने दिए थे वो माइनस करने। अब इस लफ्ज को या इस पॉइंट को मैं अपने लिख कर समझाता हूं। मेरे जेब में सिर्फ 5000 रुपए थे, 5000 रुपए थे। मैंने किसी को 4000 रुपए दिए, तो 5000 में से मुझे सही अमाउंट मालूम करने के लिए कि मेरे पास 4000 देने के बाद क्या बच जाएगा, 5000 में से मैं 4000 लेस करता तो मेरे पास कितने पैसे बचते? 1000। यहां तक सब लोग शामिल हो मेरे साथ? 5000 थे, मुझे लेस मैंने दिए कितने? 4000। तो 4000 ही कम होते, बचे हुए कितने हैं मेरे जेब में? 1000। मगर मुझसे क्या गलती हुई कि मैं 5000 में से बजाय 4000 लेस करने के मैंने लेस कर दिए 4400। ठीक है, लिखते वक्त 4 के बाद उस पे क्या कहते हैं यार, कंप्यूटर का जो कीपैड, कीबोर्ड पे मैंने 4400 000 की जगह 2 दफा 4 दबा के 2 दफा 0 दबा दिया, जबकि मुझे 3 दफा दबाना था। होती है गलती है। अब उस गलती ने क्या किया इनफैक्ट
कि बचे हुए पैसे मुझे पास शो हो रहे हैं सिर्फ कितने, 600। अब बताओ असल अमाउंट कितनी बची है मेरे पास, 1000। ओके, लेकिन मेरे गलत माइनस करने की वजह से मेरे पास बची हुई अमाउंट जो शो हो रही है वो शो हो रही है 600। अब 1000 सही है या 600 सही है? ऑब्वियसली जवाब होगा 1000 सही है। लेकिन मेरा रिकॉर्ड, मैंने ये तो करा ही नहीं, ये तो काम किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये वाला काम किया। तो मेरा रिकॉर्ड मेरी किताबों में मेरा बैलेंस शो कर रहा है 600 रुपए, जबकि वो 600 नहीं है। कितना है, 1000। तो 600 को 1000 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये 400 रुपए का डिफरेंस है, इस 400 रुपए को इस 600 में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तब वो बैलेंस सही हो जाएगा जो कि 1000 था। क्या मेरी बात समझ में आई? यही पॉइंट होता है जिसमें बच्चे फंसते हैं। हर दफा इसी पे मेरी जान लाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। एक दफा समझ में आ जाता है तो फिर सब शाबाश से करते हैं। तो जिन लोगों ने पीछे लेस 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 लिखा था उन तमाम से मैं मुखातिब होके कहता हूं, बोलो आई बात समझ में? जब भी तुम, असल में हमारे दिमाग में होता है कि यार वो लेस कर रहे नहीं, तुमने रीजन को नहीं देखना है, तुमने उसकी इफेक्ट को देखना है। यानी तुमने क्या किया कि तुम्हें लेस करना था जितना, उससे ज्यादा कम कर दिया। अगर मैं इस चीज को एक इससे समझाऊं कि फर्ज करो मेरे पास इतना पैसा था, मुझे कम करने थे सिर्फ 4000 रुपए, लेकिन जितना पैसा था मैंने उसमें कम कर दिए 4400। तो मेरी जो कमी रिकॉर्ड होनी थी वो सिर्फ इतनी होनी थी, लेकिन मेरे ज्यादा लिखने की वजह से, ओवर रिकॉर्डिंग करने की वजह से मेरी कमी ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो उसको खत्म करने के लिए जितना ज्यादा कम हुआ है वो वापस ऐड कर दिया जाएगा, ताकि वापस नीचे से बैलेंस ऊपर आ जाए। बोलिए भाई, हाँ बोलो, आया सबको समझ में? जो लोग लेस कह रहे थे अब वो अक्ल में आ गई बात? जल्दी से जवाब दे दो यार सबको, या अभी भी कोई चाहता है एक और दफा समझाऊं? मैंने कहा था ना 3 दफा समझाऊंगा, 2 दफा समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे 2 दफा में समझ जाएंगे, ब्रिलियंट बच्चे जो होंगे, और जो अल्ट्रा ब्रिलियंट होंगे वो थोड़ा और देर लगाएंगे। ये बाल जो मेरे यहाँ से उड़ रहे हैं वो यही समझाने के चक्कर में उड़े हैं। गॉट इट? चलो आगे। तो अब ये है ओवर रिकॉर्डिंग किस चीज की, पेमेंट की। तो ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, प्लस। ये है ओवर रिकॉर्डिंग, नजर आ रहा है? ये डिपॉजिट का नहीं है, विड्रॉल लिख सकते हो या पेमेंट लिख सकते हो, ठीक है? कितने की, 400 रुपये। और ये गलती किसकी है, बैंक में ऐड कर दो। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ूं, किसी ने कुछ लिखा है? अच्छा मुस्कान, ठीक है, मुस्कुराइए आप, आपको समझ में आ गया तो। 13 पॉइंट, चेक इशूड 5740, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट, ये ऐड था, ठीक है? लेस तुम लोगों की वजह से लिखा था जब तुम लोग कह रहे थे। तो अब लास्ट पॉइंट कहता है फिर इशूड है चेक, और गलती अगेन इस दफा किसकी है, ये हो गया। अबे यार ये कैशबुक की गलती है। चेक इशूड 5000, पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल वाइजली इंटर द कैशबुक 5560। लिखा हुआ तो मुझे कैशबुक नजर आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं कैशबुक। चेक इशूड है 5740, ठीक है? और ये रॉन्गली इंटर्ड हो गया अकाउंट पेबल की पेमेंट के वक्त 5560। अब जरा सोचो सही अमाउंट कौन सी है, ज्यादा वाली। कमी होनी थी 740 की, 5000 तो दोनों में है,
कमी रिकॉर्ड कितनी हुई, गलत ये। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो रिकॉर्डिंग क्या है, ओवर नहीं है, क्या है, अंडर है। ठीक है, तो बताइए जरा कितना बन रहा है डिफरेंस इन दोनों का, 180। 180 रुपए फिर क्या होने चाहिए, क्योंकि अगर पेमेंट ओवर था, ऐड हुआ है, तो अंडर पे क्या होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, मेरा ख्याल है अब तो सब चैंपियन हो गए होंगे इसमें कि वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, एक दफा मुझे खाली एक चीज चेक कर लेने दो, मुझे पता नहीं क्यों एक लग रहा, पिछला वाला सवाल तुम लोगों ने टैली कर लिया था, मुझे खाली ये चीज चेक करने दो कि ये कैश बुक की गलती है या बैंक स्टेटमेंट की गलती है। एक काम करो जरा, गलती तो मैंने वहां पे लिखा है ना कैश बुक, इसको बहरहाल ये करो कि माइनस करो अंडर रिकॉर्डिंग पेमेंट कह के कैश बुक में 180, जरा टोटल करो, देखो बराबर आता है या नहीं आता है, कितना बैलेंस आ रहा है। दोनों साइड का टोटल करो। मैं सिर्फ एक चीज चेक कर रहा हूं कि मुझे एक चीज आ रही है कहीं इसमें कोई, सेम आ रहा है, आंसर में भी यही लिखा हुआ होगा 60 से 4640। ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको लिखोगे 64,640, 64,640, इसके आगे लिखोगे एडजस्टेड बैलेंस। किसने बताया, ये अर्जुमन ने बताया, बाकी लोग भी चेक कर लें लाजमी। हाँ, अब सुन लो, मुझे पता था कि एक दो पुराने पढ़े हुए लोग जो है ना, वो फॉर्मेट के बारे में जरूर पूछेंगे कि सर ये, क्योंकि बाज लोग बच्चों ने जो पिछला पढ़ा होगा तो उन्होंने फॉर्मेटिंग ये की होगी, पता है। बाकी लोग जिनको, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों को सबको समझाने के लिए कि देखो जो मैं करवा रहा हूँ इसी फॉर्मेट से करना, समझ गए। इसका फायदा बताता हूँ, इसका नुकसान ही बताता हूँ। बेसिकली बाज टीचर कुछ इस तरह करते हैं फॉर्मेट कि मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि बैलेंस था 5000, उसके बाद जैसे ये 600 ऐड हो रहा है तो उन्होंने 600 को ऐड करके एक दफा लिखवाया 5600, फिर 400 लेस हो रहा है तो उन्होंने दोबारा ऐड करवा के लिखवाया 5400, 5200, यानी वो हर आइटम के बाद क्या करते हैं, प्लस माइनस करवाते चले जाते हैं। ठीक है, यानी ये अक्सर जो फर्स्ट ईयर के अंदर ये कर पड़े होते हैं, तो अक्सर टीचर्स जब मैं एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे नजर आती है कि यार बच्चे इस तरह से कर रहे हैं कि एक दफा लिखा प्लस हुआ तो प्लस, फिर माइनस हुआ। अब उसमें गलती क्या होती है, देखो अब ये एक तसलसल का नाम है। अगर तुमने फर्ज करो इम्तिहान में पहली वाली चीज जो थी जिसको प्लस करना था, ड्यू टू एनी रीजन तुम्हें नहीं आ रहा था, तुम समझ नहीं सके, गलती हो गई और तुमने इस जी, बाजों का तो ऐसा भी होता है कि लिखते प्लस है और लिखते प्लस है मगर कैलकुलेटर पे माइनस कर देते, तो वो चीज यहां गलती हो गई पहली। अब वो पहली गलती उस वक्त नहीं पकड़ी गई, कब पकड़ी गई, जब आखिर में बैठ के दोनों बैलेंस को, मैं नीचे वाला, जब ये आखिरी बैलेंस दोनों रिकंसाइल कर रहे थे, ये यहां आने के बाद मालूम हुआ ओहो गलती हो गई, मुझे तो 600 प्लस करना था मैंने। अब उस सूरत में जिसने इस तरह किया होगा, मैं इसको लाइट बंद करके दिखा दूं, कुछ थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, ये देखो, जिसने
इस तरह बार बार प्लस माइनस, अब पहला अगर गलत हो गया तो फिर सारे प्लस माइनस लाइन से नीचे तक जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो वापस अब सही करने में सबको काटो, सब पे वाइटो लगाओ, ये करो वो करो, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट इस तरह से है, कोई जरूरत नहीं है कि हर के बाद प्लस करो, प्लस माइनस माइनस प्लस, नॉट एट ऑल। इसमें अगर कभी गलती भी होती है लास्ट में, तो भाई ऊपर से एक पॉइंट जो गलत हुआ था उसको सही किया, टोटल सही हो गया। उसमें क्या है, सारा गलत हो जाएगा, सारी चीजें। तो कभी भी उस तरह के फॉर्मेट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इम्तिहान की कॉपियों में लातादाद देख चुका हूं। अभी मैं लाके आपको कुछ दिनों बाद जरा पढ़ लें आप, तो फिर मैं आपको एग्जाम की कॉपीज भी दिखाऊंगा कि देखिए कि किस किस तरह से एग्जाम में कॉपी मैंने बाकायदा रखी हुई है। वेबसाइट पे मैंने नहीं डाली है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यार ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है कि जो मैं वेबसाइट पे ओपनली नहीं डाल सकता, लेकिन क्लास में मैं हमेशा दिखाता हूँ इम्तिहान से पहले बच्चों को कि देखो ये गलतियां बच्चों ने की हैं, आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। समझ में आई बात? सारी 2017 की चेक की हुई, 18 की चेक की हुई, ये 2-2 सालों की चेक की हुई, 19 की भी चंद है जो मैंने रखी है, जिनको मैं आपके सामने रखूंगा कि पेपर जब आते हैं वो किस तरह से कॉपीज पे होते हैं। बोले यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि अब जरा सा अच्छे से हर क्वेश्चन को करिएगा। देखिए इस सेक्शन में जो मेन चीज है बेटा वो यही है कि इसमें आप अगर ये सेक्शन जब शुरू हुआ है बेस सेक्शन, तो इसके ऊपर में जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर मैंने जो चीज लिखी है वो देखी आप लोगों ने कि इस सेक्शन के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन में इंक्लूडिंग है करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर यही है जो अभी हमने ओवर और अंडर रिकॉर्डिंग पढ़ी। क्वेश्चन लैंग्वेज और वर्डिंग इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन अभी मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब दरमियाने लेवल की है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मिडिल लेवल है। और एग्जाम पॉसिबिलिटीज हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की लफ्जों में इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चन इम्तिहान में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि तुम लोग इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से करो ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाए। ठीक है? और एरर ही को संभालना असल है। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अभी अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना अब काम ये है कि अब इस सेक्शन में देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 12-13 है ना, ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब बेसिकली सही मानों में पढ़ाने के लिए नया कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। चंद चीजें ऐसी हैं, मतलब हाँ पढ़ाने के लिए आगे जाके 1-2 सेक्शन में है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 चीजें, मसलन एक काम कीजिए, क्वेश्चन तो सारे आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। मैंने 7 करा दिया, 8, 9, 10, 11, 12 आपने ये पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जहन में रहे कि जो अगर अटक रहे होते हैं तो क्या सोल्यूशन चेक किया आप लोगों ने जाके? 10 ईयर का भी बता रहा हूं। 10 ईयर के देखो बेसिकली 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ। जीन सेक्शन जब मैं दूंगा ना, जीन जब करा दूंगा, तो आप लोग जीन सेक्शन के बाद 5 ईयर अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा, ठीक है। आप लोगों को अभी चूंकि थोड़ा सा गैप है, थोड़ा टाइम मिले तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, लेकिन आप जाके सोल्यूशन चेक करिए एक दफा। आप देखिए कि मैंने सोल्यूशन में किस तरह सॉल्व करके रखा हुआ है। सोल्यूशन नजर तो आया है ना आप लोगों ने? किसी ने चेक किया, डाउनलोड किया किसी ने? है कोई? मैं आपके चैट विंडो में देख रहा हूं, बताइए। नहीं? नो सर, नो सर। ओहो, इतने ईमानदार लोग, वजू करके अकाउंटिंग पढ़ने वालों। सेक्शन ए में क्वेश्चन 5 एंट्री 4 रिवाइज कर दें। जैनब, प्रॉब्लम है समझने में। ओह मुस्कान, इतने सारे ओ वाले नो नहीं करो, ठीक है। कौन सा जैनब? क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री 4, क्वेश्चन नंबर 5 की एंट्री 4 कौन सी थी बेटा? अच्छा, नोट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब चलो, इस वक्त बात हो रही है तो मैं आप बता देता हूं थोड़ा सा इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। इंटरेस्ट या सूद समझते हैं आप लोग? देखो बेटा,
आपका वास्ता पड़ेगा। अब ये सुनिए, बार बार इसमें ना लफ्ज आएगा ये वाला, क्या? बार बार आपको सुनने को मिलेगा ये लफ्ज है प्रोमेसरी नोट। ठीक, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी प्रॉमिस से निकला है, नोट एक कागज का टुकड़ा। जैसा कि मैंने कल भी बताया, पिछली क्लास में बताया कि बिजनेस की जो दुनिया है, बल्कि इस तरह से समझ लो कि बिजनेस की दुनिया में जो कारोबार होता है वो ज्यादा कारोबार हमेशा क्रेडिट पर होता है। दरअसल मैं अगर बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं बहुत सारे के कैश पर होता है। इसकी वजह ये होती है कि आपका वास्ता जब बिजनेस से बढ़ता है तो आप एज अ कंज्यूमर जाते हैं, चाहे एक छोटी से जनरल स्टोर से लेकर एक गाय खरीदने और कपड़े लेने की तरफ जाएं तो आप जाके पेमेंट हमेशा कैश में करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये दुनिया में ये जो जितने भी बिजनेस होते हैं वो बिजनेस ज्यादातर 80%, 70 to 80% बिजनेस दुनिया के अंदर कैश पर क्रेडिट पर होता है, जिसमें क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रेडिट क्रिएट होता है। और उसके ऊपर तो क्रेडिट क्रिएट करने के बहुत सारे आलात, उधार क्रिएट करने के, और उसमें से बहुत सारे आलों में से एक सबसे पहले ये आता है प्रॉमिसरी नोट, जिसमें एक वादा किया जाता है कि पैसा देंगे। अब जो पैसा ले रहा है वो वादा करके एक कागज के टुकड़े पे एक वादा लिखता है कि मैं फला 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 इतने अरसे के बाद इतना पैसा ले रहा हूं और इतने अरसे के बाद ये पैसा क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। यानी प्रॉमिसरी नोट में एक अदद पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, उस पर वो अमाउंट लिखी जाती है जितनी अमाउंट उधार ली गई। फर्ज करो कितनी अमाउंट नजर आ रहा है, 1,00,000 रुपए लिखा, उस पर वो डेट ली जाती है जिस डेट पे लिया जाता है, और उस पर वो मंथ लिखे जाते हैं कितने दिन। फर्ज कीजिए 90 डेज के बाद मैं पैसे वापस करूंगा, तो 1,00,000 रुपए के लिखा हुआ वो अमाउंट, उसका ड्यूरेशन, और उसके ऊपर लिखा होता है कि जब उधार होगा तो उसके साथ एक इंटरेस्ट होगा, लेट सपोज 10% का इंटरेस्ट। तो किसी भी प्रॉमिसरी नोट में ये तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें? अमाउंट, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें जिसके लिए जिसने पे करना है उसके लिए हो जाता है ये प्रॉमिसरी नोट्स पेएबल, जिसने वसूल करना है उसके लिए हो जाता है नोट्स रिसीवेबल। ठीक है, अब यहां पर बार बार तुम सुनोगे एक लफ्ज आएगा इंटरेस्ट बेयरिंग नोट और दूसरा आएगा नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट। क्या ख्याल? जब ये दो लफ्ज लिखे हुए समझ आते हैं हमारे सामने तो हम जैसे मुसलमानों की समझ में एक ही बात आती है, क्या? इंटरेस्ट बेयरिंग नोट, इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें इंटरेस्ट होगा। और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट का मतलब क्या समझ में आता है? जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। बोलो, यही समझ में आता है? जवाब तो दे दो यार, चाय का एक सिप ले रहा हूं, आप अपने घर में एंजॉय करें चाय। तो जवाब नहीं आ रहा? यस, एक जवाब आया, ठीक है। अब अगर किसी के जहन में ये आता है कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग का मतलब है इंटरेस्ट नहीं होता, तो बिल्कुल निकाल दीजिए इस बात को। ये हम मुसलमानों की इजाद नहीं है कि जिन्होंने इस नोट की इस क्रेडिट आलात को इजाद करते हुए इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट सोचा होगा। बेसिकली होता क्या है कि फर्ज करो 1,00,000 रुपए है, कितने दिन के लिए है? 90 दिन के लिए। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन करके मुश्किल नहीं करना चाहता। फर्ज करो इस 1,00,000 पे 10% का इंटरेस्ट 90 दिन के दौरान, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं, फर्ज करो 3,000 रुपए बनता है। ठीक है, वरना ये कैलकुलेट होता है कि 1,00,000 का 10% लेते हैं, 10% को पहले 365 दिन से डिवाइड करते हैं, फिर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पता चलता है एक्चुअल कितना इंटरेस्ट है 90 दिन का। लेकिन अभी सिर्फ मिसाल की खातिर 1,00,000 पर इंटरेस्ट कितना बनता है? 3,000।
तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं और आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 90 दिन के बाद 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा और इंटरेस्ट कितना दूंगा, 3,000 रुपए। यही है ना। अब यही चीज को यूं समझो कि इसको जब इंटरेस्ट बेयरिंग नोट होता है तो उस वाले नोट में अमाउंट ये इसी तरह लिखी जाती है कि जी 1 लाख रुपए का एक नोट है। अगर नहीं आ रहा थोड़ा सा मैं कैमरा उधर कर दूं। रिफ्लेक्शन खत्म हुई। सही है। 1 लाख रुपए का नोट है और उस नोट के ऊपर अलग से शो हो रहा है 10% इंटरेस्ट होगा 90 डेज में। इंटरेस्ट बियरिंग, तो उस पर इंटरेस्ट शो हो रहा होगा ऐसे जैसे ये मैंने लिखा है। लेकिन अगर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होगा तो उसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा कि कितना इंटरेस्ट बनता है 3,000, तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग में 1,03,000 वापस होगा 90 दिन के बाद। और इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट शो नहीं होगा, तो इसको क्या कह देंगे, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। और इसमें जिसमें इंटरेस्ट का रेट शो हो रहा होगा उसको क्या कह देंगे, इंटरेस्ट बियरिंग। पहले बताओ ये बात समझ में आई। यानी नोट, प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक कागज का टुकड़ा। अगर उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ है, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट रेट, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो है इंटरेस्ट बियरिंग, यानी इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है। लेकिन नीचे वाले में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इसमें भी है लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट पहले ही निकालकर ऐड कर दिया गया और उसको कहा गया कि ये है, रेट नहीं बता रहे तो कह रहे नॉन इंटरेस्ट। तो पहली बात साबित हो गई, दोनों में इंटरेस्ट है, दोनों में पेमेंट है, लेकिन एक में रेट शो हो रहा है और एक में रेट शो नहीं हो रहा। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर, या तुम्हें जानना क्या है कि हमें क्या करना है इसका, इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमेशा ये होगा कि अगर कभी वो इंटरेस्ट बेयरिंग नोट की बात करेगा तो उसमें लाख रुपए अलग लिखे हुए होंगे और 3,000 रुपए अलग लिखे हुए होंगे। और जब नॉन इंटरेस्ट की बात करेगा तो उसमें इसके अंदर 1,03,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी टोटल शो हो रहा होगा। मगर हमने जब यहां शो करना होगा, लिखना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना आपका असल में नोट की अमाउंट है और कितनी इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो इस वक्त जो है, परेशान मत हो, अभी आगे चल के आएगा तो मैं दिखाऊंगा। इस वक्त जो 5th पॉइंट का 4 पॉइंट है, देखो कहता है नोट पेबल पेड बाय बैंक 16,800 और ब्रैकेट में लिखा है जिसमें इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट कितना, 1,800। तो जब तुम पेमेंट साइड पर यहां दिखाओगे तो 2 अमाउंट लिखोगे, यानी इस वाले में जगह यहां पे है, जगह नहीं है, इसको यू शो करोगे, कहां से लेस होगा, नोट कितना पे किया और कितना उस पर पे किया इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के था 16,800, इंटरेस्ट कितना था 1,800, अलग माइनस करो और 16,800 से 1,800 माइनस कर दो तो असल में नोट कितने का पे हुआ, 15,000। ऐसे लिखना कि नोट पे हुआ 15,000 का और उस पर इंटरेस्ट पे हुआ 1,800। समझ में आई बात। तो इस वक्त इंटरेस्ट बेयरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग समझने के लिए जो बात थी वो बता दी, उसका एग्जैक्टली कोई इतना बड़ा कारनामा यहां नहीं आना, लेकिन बार बार एक लफ्ज आएगा तो इंसान के जहन में ख्याल पैदा होता है क्या है, कैसे है, एंट्री बनाने में आने हैं। तो इसलिए हमेशा इन दोनों को इस तरह से शो करना। और मजीद बोलो भाई, किसने पूछा था, उमामा तुमने पूछा था या हमारा ने पूछा था, जैनब ने पूछा था। जैनब समझ में आया। तो कोई और चीज नहीं है, सिंपल इन दोनों को इस तरह लिखना है, बस कभी इंक्लूडिंग और कभी, ठीक है।
अब जाके अब आप लोग क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा सोल्यूशन से चेक कर लीजिए, ताकि जो ये पार्टिकुलर में जो वर्डिंग मैं लिख रहा हूं ये आप सही लिखें, उल्टा सीधा वर्डिंग ना लिखें, क्योंकि अभी एंट्री बनाते वक्त हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एंट्री बताऊंगा। तो आप सब लोगों से ये क्या लिखा है भाई, अर्जमन क्या लिखा है, ड्यूरेशन फिक्स रहेगी सर। देखो ड्यूरेशन फिक्स का मतलब अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि हर नोट 90 दिन का होगा तो ये बात नहीं फिक्स रहेगी। ड्यूरेशन कभी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120, 180 कुछ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। कुछ नोट लॉन्ग टर्म के भी होते हैं अमेरिका में, 5-5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, मगर वैल्यू उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। तो चलो बस अभी मुझे इशारा हो रहा है आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास है। अब आप लोगों ने लेकिन आज तक ये कंप्लीट कर लेना है पूरे क्वेश्चन, ठीक है। 12 तक तो लाजमी करने, उसके आगे वाला अगर जीन सेक्शन है तो वो जरा देखिएगा, क्योंकि वो जरा हाई लेवल है, मैं इसको फिर उसके बाद करवाता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलो फिर ठीक है, सी यू, बाय।